भारत के 70वें गणतंत्र दिवस का जश्न राजपथ पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में इस बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा मुख्य अतिथि रहे। राजपथ पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और तीनों सेना प्रमुखों के साथ अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस साल गणतंत्र दिवस की थीम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जुड़ी थी और कई राज्यों की झांकियां राष्ट्रपिता को ही समर्पित रहीं। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस समारोह में भारतीय सेना के तीनों अंगों ने शक्ति प्रदर्शन किया। इसमें दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले हथियारों को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया। सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। परेड की शुरुआत में T-90 भीष्म टैंक की झांकी ने सबका ध्यान खींचा। राजपथ पर वायुसेना ने अपने शक्तिशाली ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आकाश मिसाइल को भी दुनिया के सामने रखा गया। K9 वज्र T स्वचालित होवित्जर तोपों को भी परेड में उतारा गया। इस तोप को लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया है। आज के दिन देश का संविधान लागू हुआ था और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। देश के तमाम इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली, तो वहीं बिहार में पटना के गांधी मैदान में बिहार पुलिस के परेड की सलामी लालजी टंडन ने ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर झंडा फहराया। जयपुर में राजस्थान के राज्यपाल ने भी झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। और आतंकवाद छोड़कर सेना में आए लांस नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत शांति काल के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। वानी ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में मरते दम तक आतंकवादियों से लोहा लेते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड से पहले लांस नायक वानी की पत्नी महजबी को अशोक चक्र प्रदान किया। नजीर जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के रहने वाले थे। ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इस बार गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास रहा। राजपथ की परेड में पहली बार इंडियन नेशनल आर्मी के 90 से 100 साल के बीच के जवान शामिल हुए। इस परेड में नेताजी की फौज के 4 सैनिक यानी आजाद हिंद फौज के 4 सैनिक शामिल हुए। परेड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ पर पैदल चलकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। सत्तरवें गणतंत्र दिवस का जश्न कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया गया, जहां 16 राज्यों और 6 केंद्रीय मंत्रालयों ने झांकियां पेश की। सेना की तीनों टुकड़ियों के जवानों ने परेड किए। इस बार परेड में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार महिलाओं का दस्ता राजपथ पर परेड कर रहा था। ये मौका असम राइफल्स की बहादुर महिलाओं को मिला। इसके अलावा होवित्जर तोप और वज्र टैंक का भी पहली बार प्रदर्शन किया गया। देश के तमाम इलाकों की खास संस्कृतियों और स्वच्छ भारत मिशन की भी झांकी पेश की गई। The tableau from Assam. राजपथ पर अगली झांकी त्रिपुरा से, जिसका विषय है गांधीवादी। सरकार ने प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का फैसला किया है। इसमें नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है, जबकि कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। पीएम मोदी ने तीनों को भारत रत्न दिए जाने पर अलग अलग ट्वीट करके इनके योगदान के बारे में बताया। पीएम ने नानाजी के ग्रामीण इलाकों में किए गए काम का जिक्र करते हुए उन्हें सच्चा भारत रत्न बताया। वहीं भूपेन हजारिका के बारे में पीएम ने लिखा है कि उन्होंने भारतीय पारंपरिक संगीत को पूरी दुनिया में मशहूर बनाया। वहीं पीएम मोदी ने प्रणब मुखर्जी को मौजूदा समय का बेहतरीन राजनेता बताया है।
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत रत्न मिलने पर देश की जनता का आभार जताते हुए ट्वीट किया है कि देश के लोगों के प्रति विनम्रता और कृतज्ञता की भावना के साथ मैं इस महान सम्मान को स्वीकार करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं और दोहराता हूं कि मैंने जितना दिया है उससे कहीं ज्यादा मुझे मेरे महान देश के लोगों से मिला है। और अब गणतंत्र दिवस से थोड़ा आगे, लोकसभा चुनाव से पहले देश को किस पर है भरोसा, ये जानने के लिए फर्स्ट पोस्ट और सीएनबीसी आवाज ने देश की जनता के ट्रस्ट का सबसे बड़ा सर्वे नेशनल ट्रस्ट सर्वे किया है। इस सर्वे में 52% से ज्यादा लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी ही उनकी पहली पसंद है। सर्वे की हाईलाइट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी। इस सर्वे में सबसे बड़ी जो बात है कि मोदी बनाम राहुल में ट्रस्ट के मोर्चे पर कैसा मुकाबला इस सर्वे में देखने को मिल रहा है। नीरज जी, देखिए, ट्रस्ट के मोर्चे पर साफ तौर पे ये दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी हर तरह से आगे हैं, लीड लेके चल रहे हैं। ये जरूर है कि कहीं कहीं पे जो नंबर 2 की पोजीशन पे राहुल गांधी है वो उनके पीछे एकदम करीब पहुंचते दिख रहे हैं, लेकिन फासला तब भी काफ़ी ज़्यादा है। जब हमने ये जानने की कोशिश करी कि पीएम की पसंद के लिए सबसे ज़्यादा भरोसेमंद नाम कौन है, तो लोगों की पहली पसंद नरेंद्र मोदी थे 52.8% के साथ नंबर 1 पोजीशन पे, और 26.9% के साथ राहुल गांधी दूसरी पोजीशन पे, और साथ ही तीसरे और चौथे पायदान पर ममता बनर्जी और मायावती जो काफ़ी पीछे हैं, जो बहुत पीछे की कतार में खड़ी है, लेकिन नरेंद्र मोदी लीड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी ट्रस्ट सर्वे में जो हमने ये पूछा कि विदेश में छवि सुधारने के मामले में सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर है, सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है, तो उसमें भी नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर आता है। 58.2% लोग ये मान के चलते हैं कि मोदी बनाम राहुल में मोदी ज़्यादा भरोसेमंद नाम साबित होते हैं। तो ये ट्रस्ट सर्वे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है कि लोगों का अभी भी विश्वास बना हुआ है। बड़े जोखिम उठाने के मामले में भी नरेंद्र मोदी के साथ लोग हैं, और 57.4% के साथ राहुल गांधी यहाँ पे भी काफ़ी पीछे, लगभग आधे के स्थान पर हैं, 25% के आसपास। बड़े बदलाव क्या हो सकते हैं, उसकी क्षमता किसके अंदर है। आप बड़े बदलाव का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उसको पूरा कर पाएंगे, इस मामले में जब पूछा तो लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, और करीब 57%, 56.8% लोग इस पर भरोसा जता रहे हैं। भारत के विकास के लिए कौन बेहतर है, किसके पक्ष में आप जाना चाहेंगे, तो यहां नरेंद्र मोदी के साथ 56% लोग साथ दे रहे हैं, जबकि 25.8% राहुल के साथ हैं यहाँ पे कि विकास के लिए कौन बेहतर है। बड़े पदों पर भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने में कौन ज्यादा कारगर और काबिल है, इसमें भी नरेंद्र मोदी के साथ लोग हैं 55.8% के साथ, और 24.3 लोग मानते हैं कि राहुल इसमें कारगर हो सकते हैं। जो नेता देश की देखभाल कर सकता है, जिसके भरोसे पर आप देश छोड़ सकते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी 55.8% भरोसा हासिल करके काफ़ी आगे दिखा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, यानी सभी जाति और संप्रदाय के लोगों में समानता ला सकते हैं, उसमें भी नरेंद्र मोदी आगे हैं 55% के साथ, लीडिंग पोजीशन में है। राहुल यहाँ पे भी आधे के करीब पहुंच रहे हैं 25.2% पे। सबसे जरूरी सवाल कि ईमानदारी और व्यक्तिगत स्तर पर वित्तीय पवित्रता के मामले में आप किसको मानते हैं कि सबसे ज्यादा ईमानदार है, तो 53.8% लोग अभी भी राहुल गांधी की बजाय नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं, वो उनको पसंद कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी साफ तौर पर राहुल से आगे दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव के बड़े मुद्दे क्या होंगे और जो लोग एनडीए को वोट करेंगे वो तो इसकी वजह क्या होगी, किस आधार पर वो एनडीए को वोट करेंगे, सर्वे क्या कहता है नीरज जी? बहुत दिलचस्प सवाल था। जब हमने लोगों से पूछा कि क्यों इतने बड़े बड़े मुद्दे जो निकल के आ रहे हैं सामने, उस पर लोगों का विश्वास क्या है, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के आ रहा है, एक जो हमने पूछा उसमें राफेल भी था। बड़ा दिलचस्प था कि राफेल को लोग मानते हैं कि 2019 में ये एक मुद्दा होगा। 55% लोग इसको मुद्दा मानते हैं कि 2019 के चुनाव में होगा। इसके बाद जो दूसरा बड़ा मुद्दा हो सकता है 2019 के चुनाव में, वो है राम मंदिर का, और इसमें देखिए 74% लोग मानते हैं कि राम मंदिर 2019 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा और इस पर लोग वोट कर सकते हैं। हमने ये पूछा कि क्या राम मंदिर के फैसले जो भी आते हैं कोर्ट के, अगर ऑर्डिनेंस लेके आती है सरकार, तो उस पर क्या आप सरकार के साथ उस फैसले का समर्थन करेंगे, तो 75% लोग यहां भी
इस फैसले का समर्थन करने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा वोट है। फिर हमने अगला सवाल पूछा कि एनडीए को आप वोट किन आधार पे करेंगे, वो 5 पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं जिस पे आप वोट करना चाहेंगे उनको। तो पहला उनका कहना था कि आर्थिक विकास का जो मुद्दा है उस पर हम वोट करेंगे। 41.7% लोग, यानी हमने जिनसे पूछा उसमें करीब 42% लोग आर्थिक विकास पे वोट करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है, चूंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी पीएम पद के उम्मीदवार बनेंगे मोदी जी, तो 37.5% लोग इस फैक्टर पे वोट करेंगे। विदेश में भारत की छवि चमकाई है मोदी जी ने, इस मुद्दे पर 34% लोग वोट करने के लिए तैयार हैं। उनको लगता है कि ये काफी बड़ा काम उन्होंने किया है और पिछले 4 सालों का, 4.5 सालों का जो कामकाज है उसके आधार पर भी करीब 31% लोग वोट करने के लिए तैयार हैं। और पार्टी की विचारधारा यानी बीजेपी की विचारधारा के आधार पर 30.8% लोग वोट करने के लिए तैयार हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रिय राजनीति में एंट्री से राजनीतिक दलों में हलचल भी बढ़ गई है। यूपी में गठबंधन से कांग्रेस को दूर रखने वाली समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रियंका गांधी के कांग्रेस महासचिव बनने पर 3 दिन बाद शुभकामनाएं दी हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि नए लोगों का राजनीति में स्वागत होना चाहिए। अखिलेश यहीं नहीं रुके, उन्होंने प्रियंका के साथ राहुल गांधी को भी बधाई देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अच्छा फैसला किया है। राजनीति में जितने नए लोग आए हम समाजवादियों को उससे ज़्यादा खुशी होगी। मैं मुबारकबाद आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक अच्छा फैसला लिया है। इधर अगुस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी गौतम खेतान को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया है। हाल ही में गौतम खेतान के खिलाफ इनकम टैक्स का छापा भी पड़ा था। गौतम की गिरफ्तारी इस डील के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के आधार पर की गई है। क्रिश्चियन मिशेल ने इस डील में पैसों की लेन देन और दलाली में गौतम खेतान की भूमिका के बारे में सवालों के जवाब दिए थे। और अब बात बजट की। एलईडी बनाने वाली कंपनी हो या स्टील सेक्टर की कंपनियां, 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार कई आइटम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी में है। हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, क्या है सरकार का प्रस्ताव? देखिए, दरअसल सरकार का प्रस्ताव यह है कि बजट में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जो खामी है उसको दूर किया जाए। ये दरअसल इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जो खामी होती है उसके तहत तैयार माल जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी कम होती है, जिस वजह से सस्ते में आप उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन उसी तैयार माल को अगर आप देश में बनाना चाहते हैं, उसके लिए कच्चा माल इंपोर्ट करते हैं तो कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से देश में बनाना उस प्रोडक्ट को मुश्किल हो जाता है। ऐसे में देश में मेक इन इंडिया घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नुकसान होता है। इस नुकसान को दूर करने के लिए, घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में इंपोर्ट ड्यूटी के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव कर सकती है। इसके लिए पूरा मसौदा कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया था, जिसमें से कईयों को बजट में शामिल किए जाने के प्रस्ताव है। मिसाल के तौर पर उद्योग मंत्रालय ने यह कहा कि एलईडी टीवी पर अधिकांश मामलों में 0% की इंपोर्ट ड्यूटी है, लेकिन इसके लिए जब हम कच्चा माल बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो उस इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म करिए ताकि भारत में एलईडी टीवी बनाने की इंडस्ट्री ज्यादा फले फूले। इसी तरह से जो एफएमसीजी सेक्टर है, स्टील सेक्टर से जुड़े हुए सेक्टर जो हैं, वो कच्चे माल जब इंपोर्ट करते हैं तो उनको सस्ता पड़ता है, बना बनाया माल इंपोर्ट करते हैं तो वो उससे भी सस्ता पड़ता है। इस द्विरेक्ति दोष को भी आप यहां पर दूर करिए। तो मुझे लगता है कि 1 फरवरी को जब अंतरिम बजट पेश किया जाएगा तो वहां पर आप देखेंगे कई सारे आइटम पर इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव किया जाएगा ताकि इन्हें बनाने वाली घरेलू इंडस्ट्रियां फायदे में हो और बेहतर मुनाफे के साथ अपने प्रोडक्ट को बना सकें। तो बढ़ते आगे। जी और एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने माना है कि कंपनी की माली हालत नाजुक है। एक चिट्ठी में सुभाष चंद्रा ने कहा है कि समय पर कर्ज नहीं चुका पाने के लिए वो कर्ज देने वालों से माफी मांगते हैं। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो हर किसी का एक एक पैसा वापस चुकाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। कर्ज चुकाने में कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। उन्होंने माना कि एसएल इंफ्रा में नीलामी के दौरान उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। D2H का सौदा काफ़ी महंगा पड़ा। परिवार में बंटवारे के बाद कारोबार की योजना काफ़ी सफल नहीं रही। IL&FS मामला सामने आने के बाद और हालात
और भी ज़्यादा खराब हुए। उन्होंने कर्जदारों को तब तक भरोसा रखने को कहा है जब तक कि जी एंटरटेनमेंट बेचने का सौदा पूरा नहीं हो जाता। इसके चलते कल एसएल ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। एसएल ग्रुप का करीब 14,000 करोड़ का मार्केट कैप कल साफ हो गया। साल की शुरुआत में भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन कार बाजार गर्मा गया है। ऑटो इंडस्ट्री में 2019 की धमाकेदार शुरुआत हुई है। जनवरी में मारुति से लेकर मर्सिडीज तक कई कंपनियों ने बड़े लॉन्च किए हैं। इनमें छोटी कारों से लेकर लग्जरी कार और बाइक तक शामिल है। तो नए साल में आपके लिए क्या क्या नए ऑप्शन है, आइए देखते हैं। 2019 में लॉन्च की शुरुआत टोयोटा ने अपनी नई कैमरी हाइब्रिड बाजार में उतार कर की है। नई कैमरी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पिछले मॉडल के मुकाबले ज्यादा है। बाहरी लुक के साथ नई कैमरी का इंटीरियर भी शानदार है। इसमें दो इंजन हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। इसके साथ साथ 245 वोल्ट की निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी भी है और ये दोनों साथ में करीब 218 PS की पावर देते हैं। बेहतर पावर के साथ नई कैमरी हाइब्रिड 23 किलोमीटर की माइलेज देती है और इसकी कीमत 37 लाख रुपए है। लॉन्च की रेस में देश की नंबर 1 कंपनी मारुति कैसे पीछे रहती। मारुति ने नई वैगन आर को नए फीचर्स और ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ पेश किया है। अब इसमें पहले की तरह 1 लीटर इंजन के साथ ज्यादा पावर चाहने वालों के लिए 1.2 लीटर इंजन का ऑप्शन है। किस तरह का रिस्पांस अब तक देखने को मिला है आपको, जो इनिशियल रिस्पांस? हम लोगों ने इसकी बुकिंग शुरू की थी तकरीबन 6 दिन पहले और 6 दिन के अंदर हमारे पास 12,000 बुकिंग्स आ गई हैं। फीचर बढ़ने के बावजूद भी इसकी कीमत 4,19,000 से 5,70,000 रुपए के बीच है। लेकिन सबसे ज्यादा धमाल मचा एसयूवी सेगमेंट में। निसान ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में किक्स उतार दी। ये गाड़ी अपनी लुक और कुछ खास फीचर्स के लिए लोगों का ध्यान खींच रही है, जैसे 360 डिग्री कैमरा। निसान किक्स की दूसरी खासियत है अट्रैक्टिव कीमत और इंटेलिजेंस चॉइस ऑफ ओनरशिप प्रोग्राम, जिसके तहत आपको गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं, बल्कि आप एक मंथली फीस देकर गाड़ी घर ले जा सकते हैं। निसान किक्स की कीमत 9,55,000 से 14,65,000 के बीच है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ही टाटा ने हैरियर को मुकाबले में उतारा है। इसका कई दिनों से लोगों को इंतजार था। इस गाड़ी को लैंड रोवर के D8 आर्किटेक्चर पर बनाया गया है और इसी प्लेटफॉर्म पर लैंड रोवर डिस्कवरी को भी बनाया गया है। देखने में ये अपने कंपटीटर से ज्यादा खूबसूरत और मस्कुलर दिखती है। इस गाड़ी की जो खासियत है, इसका इंजन, टाटा के प्लेटफॉर्म पर ये इंजन पहले दिखाई बिल्कुल नहीं दिया है। इसे फिएट से लिया गया है और यही इंजन जीप कंपस में भी नजर आएगा। हालांकि टाटा हैरियर ने माइलेज के मद्देनजर इसको थोड़ा सा डाउन ट्यून किया है, लेकिन एक परफॉर्मेंस के लिहाज से अच्छी गाड़ी मानी जा रही है। हैरियर की कीमत 12,70,000 से 16,25,000 रुपए के बीच है। हर महीने नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज ने वी क्लास लॉन्च करके एक नया सेगमेंट बना दिया है। कंपनी ने इसके 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, पहला 6 सीटर और दूसरा लॉन्ग व्हील बेस के साथ 7 सीटर। इस गाड़ी की कई सारी खासियत है। उनमें से जो पहली खासियत है कि ये है MPV यानी मल्टी पर्पज व्हीकल, जिसे लग्जरी सेगमेंट में इसे लग्जरी वैन के नाम से भी जाना जाता है। इसके इंटीरियर को आप अपने कंफर्ट के अनुसार कस्टमाइज भी करा सकते हैं। मर्सिडीज वी क्लास की कीमत 68,40,000 से करीब 82 लाख रुपए के बीच है। 2 व्हीलर सेगमेंट में यामा ने FZ और FZS रेंज को नए अवतार में लॉन्च किया है। सबसे बड़ा बदलाव जो है वो है ABS का। इन दोनों ही बाइक्स में आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है। इसी वजह से कीमत भी कुछ ज्यादा है। नई FZ की कीमत 95,000 रुपए है, जबकि FZS की कीमत 97,000 रुपए है। इसके साथ कंपनी ने FZ25 और फेजर 25 का ABS वर्जन भी उतार दिया है। अभी तो ये शुरुआत भर है। इस साल आगे चलकर और भी कई शानदार गाड़ियां बाजार में लॉन्च होने वाली हैं। और गणतंत्र दिवस के मौके पर नेटवर्क 18 ने अपना वीकली अखबार लॉन्च कर दिया है। इसका नाम ऑनलाइन न्यूज पोर्टल फर्स्ट पोस्ट के नाम पर रखा गया है। ये 20 पन्नों का अंग्रेजी अखबार है, जिसका लुत्फ आप शनिवार को उठा पाएंगे। अखबार की शुरुआत अभी मेट्रोपॉलिटन शहर दिल्ली NCR और मुंबई में की गई है। आगे चलकर और भी शहरों में ये आप तक पहुंचेगा।
इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।